नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल BED एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अगर आप महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यानी कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका पहला सेमेस्टर चल रहा है BED का, तो आप प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन ये जो विषय है इसे ज़रूर आप तैयार कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 5 तारीख से, यानी कि 5 दिसंबर 2023 से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसके लिए आपने अपनी तैयारी तो डेफिनेटली अभी तक कर ली होगी। अगर आप अभी तक फिर भी लग रहा है, कोई घबराहट हो रही है कि आपने क्वेश्चन तैयार नहीं किए, तो PDF नोट्स के लिए और वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर पेड नोट्स आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए माफ़ करिएगा, अभी इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूँगा, हाँ इनका सॉल्यूशन मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको वो एक आइडिया भी हो जाए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिफाइन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की परिभाषा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षण के सिद्धांत, तो आपसे शिक्षा के बारे में, शिक्षा की परिभाषा के बारे में, इसके सिद्धांतों के बारे में पूछा जाना एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि डिफाइन एजुकेशन। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन की यानी किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट का नाम है, जो सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट 2 नंबर में आता है। और मैं आपको अभी अपडेट करता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में भी आए। अभी देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पूछ लिया गया कि भाई क्या है, तो इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन एजुकेशन, शिक्षा को परिभाषित करिए, यानी शिक्षा की परिभाषा दी। दूसरा प्रश्न है ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या की। देखिए दोस्तों, ये उस तरह के प्रश्न हैं जो बार बार बिल्कुल 100% अपेक्षित होते हैं, सिलेबस में मेंशन भी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि सिलेबस में मेंशन है, आप उठा के देख लीजिए। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, और एजुकेशन को किस तरह से डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह के टॉपिक्स आपके सिलेबस में, और वहीं से प्रश्न आते हैं। प्रश्न 3 है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की 2 विशेषताएं बताएं। समुदाय यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं उसकी बात हो रही है, तो समुदाय की 2 विशेषताएं बताएं। तो आप बता सकते हैं भाई, समुदाय को आप परिभाषित कर सकते हो कि जहां लोगों का एक घनिष्ठ समूह जो कि आपसी मूल्यों, आपसी रिश्तेदारी से या आपसी वैचारिक एकता के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जो एक दूसरे के जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो जो है एक परिवार कहलाते हैं, आप मतलब समाज कहलाते हैं। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर का ही है ये आपका, क्योंकि वेरी शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन। डिफाइन स्कूल, विद्यालय की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, विद्यालय का अर्थ होता है जहाँ विद्या और आलय यानी विद्या का घर। तो विद्या का घर आपका अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर में बात करें, तो वो स्थान जहाँ पे आप जाकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ एजुकेशन लेते हो। इसके अलावा जहाँ पर भी आपको ज्ञान मिले एक निश्चित तरीके से, एक गुरु के माध्यम से या एक निश्चित स्रोत से, वो भी आपके लिए विद्यालय होता है। लेकिन फॉर्मल एजेंसीज के रूप में आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को जानते हैं। तो विद्यालय मतलब वो ऐसे स्थान जहाँ के एक निश्चित प्रणाली, निश्चित गुरुवर्ग के साथ में, निश्चित समय अवधि में और निश्चित सिलेबस के हिसाब से आपको शिक्षण किया जाता हो, उस स्थान को हम विद्यालय कह सकते हैं। बाकी मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, विथ डिटेल डेफिनेशन और अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर सजेस्ट सम मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अमंग द स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मेरे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड किए उनके सॉल्यूशन के साथ, एक बार आप उनको देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको ना मिल जाएं तो आप मुझे वापस बताइएगा। 110% जो क्वेश्चन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, वहाँ से 90% तक के किसी किसी पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, बिना किसी शब्द के बदलाव के। तो क्यों नहीं हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो वो सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो एक बार जरूर चेक करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप एक बार चेक जरूर करिएगा इन्हीं सारे क्वेश्चन को। राष्ट्र छात्रों में राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए कुछ सुझाव दिए। देखिए, छात्रों पे पहले तो हम उनको मोरल यानी कि मौलिक शिक्षा दे सकते हैं।
स्कूल स्तर पर भी राष्ट्र प्रेम देश प्रेम के बारे में बता सकते हो। उनके एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी क्या है वो बता सकते हैं। एक अच्छे नागरिक के रूप में कैसे विकसित होना है इसके लिए सही शिक्षा दे सकते हैं। तो छात्रों में राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है उनको जागरूक करना कि राष्ट्रीय एकता क्यों है। अपनी विविधता का सम्मान करना बताना पड़ेगा। विविधता में एकता किस तरह से हो सकता है, विविधता में एकता का महत्व क्या है, फ़ायदा क्या है, इस तरह की बहुत सारी बातें और राष्ट्रीय एकता के लाभों से भी परिचित कराना पड़ा। तब जाके जो है छात्रों को राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके अंदर प्रेरणा होगी, उनका उत्साहवर्धन होगा और कहीं ना कहीं छात्रों में राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं स्कूली स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिशन एंड विजन। लक्ष्य और दूरदर्शिता में अंतर बताइए। देखिए, लक्ष्य क्या होता है, जब आपके पास में एक उद्देश्य होता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको अब एक घर चाहिए, ये आपका उद्देश्य है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इसको पूरा करने के लिए आप लक्ष्य बनाओगे कि यार 2030 तक ना मुझे मकान बना लेना है या मुझे ये काम कर लेना है या कुछ भी काम कर लेना है। अब आपने कहा कि भाई मुझे 2025 में स्टार्ट करना है और 2030 तक करना, तो ये आपका लक्ष्य हो गया। अब लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे आसपास में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए वो आप अब तैयारी करना शुरू करोगे। तो ये लक्ष्य हो गया। लेकिन आप दिमाग में ये भी सोच रहे हो कि यार शायद इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी या फिर मुझे ये अड़चन आ सकती है, बरसात के मौसम में दिक्कत हो सकती है, क्या ज़रूरत पड़ेगी। मतलब लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद में, एम निर्धारित हो जाने के बाद में आप उसको पूरा करने के लिए जो तैयारियां करते हो या जो उसके बारे में एक वैचारिक ढांचा बनाते हो कि भाई कैसे करेंगे, दूरदर्शी यानी कि क्या क्या हो सकता है, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर उसे दूरदर्शिता कहते हैं। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दूंगा तो आप और क्लियर हो जाओगे। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल। प्रभावी विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं माफ़ करिएगा बताएं। तो प्रभावी स्कूल क्या है, इफेक्टिव स्कूल यानी कि एक ऐसा स्कूल जहाँ जब आप जाएँ तो कुछ सीखें। तो सबसे पहली बात है, एक प्रभावी स्कूल में एक प्रभावशाली शिक्षक होते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो आप यही लिख सकते हो कि एक प्रभावशाली स्कूल में सबसे पहले तो योग्य और कुशल शिक्षक अगर होते। दूसरा, वहाँ पर जो विद्यालय वातावरण होता है वो छात्रों के अनुरूप होता है, छात्रों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है, यानी कि अच्छे क्लासरूम, अच्छे टीचर्स, अच्छे बोर्ड, अच्छा सपोर्ट स्टाफ। तो ये सारी चीज़ें विद्यालयों में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रेरित किया जाता है जिससे कि उनका पूरा व्यक्तित्व विकास हो सके। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए, प्रश्न संख्या 7 हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। यानी शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन से आप क्या समझते हो। अपव्यय का मतलब कि जो सरकार के प्रयास लग रहे हैं आपको पढ़ाने में, आपके शिक्षा में, वो जब बच्चे स्कूल से ड्रॉप ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं या फिर सही से उनका शैक्षिक विकास नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये अपव्यय है। और जब कुछ छात्र या छात्रों का समूह या कोई पर्टिकुलर छात्र एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है या पढ़ने के दौरान वो बीच में ड्रॉप ले रहा है तो आगे की क्लासेस के योग्य नहीं हो पा रहा है, यानी तैयार नहीं हो पा रहा है, यानी बार बार एक ही क्लास में रुक जाना या बहुत धीमी गति से अगले क्लासेस में प्रमोट होना, ये जो एक प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं अवरोधन। अवरोधन का मतलब कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, तो ये भी एक समस्या है। और प्रश्न संख्या 9, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य। तो व्यावसायिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो आपको व्यावसायिक रूप से तैयार करती है। जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स है, डॉक्टरी का कोर्स है, ITI है, डिप्लोमा है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर, MCA, BCA। तो ये जो आप कोर्सेज करते हो ये आपको किसी एक विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में आप बात कर सकते हो कि ये आपको व्यवसाय विशेष के लिए तैयार करते हैं जिससे कि आप स्वतंत्र यानी कि खुद का अपना कोई काम कर सको, व्यवसाय कर सको और व्यावसायिक रूप से आपके अंदर जो भी आवश्यक गुण और कौशल होने चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए किसी व्यवसाय को करने के लिए, उसके योग्य आपको बनाने का उद्देश्य होता है आपके व्यावसायिक शिक्षा। साथ ही साथ में रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना जिससे कि जो बेरोजगारी की स्थिति है उसमें कमी आ सके, ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 10 जो आखिरी प्रश्न होता है यहाँ पर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5+3+3+4 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय
न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो 5+3+3+4 की जो शैक्षिक संरचना है, इससे आप क्या समझते हैं, जो कि वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति में सुझाया गया था। तो इसको हम सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी में, जहाँ कि हमें 200 शब्दों में कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना, और इन 5 प्रश्न की जब हम उत्तर करेंगे तो हमें मिलेंगे कुल 40 अंक। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है कि व्हाट डू मीन बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम एज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको देख के समझ सकते हो कि सिलेबस के हर एक भाग से आपको प्रश्न पूछा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन आप रिपीटेड क्वेश्चन के फॉर्म में देख सकते हो, अगर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वर्ष 2018-2020 में भी पूछा गया था, लेकिन विषय का नाम अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं, और एक अनौपचारिक साधन के रूप में परिवार की शिक्षा की भूमिका क्या है। देखिए, परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे आपको एक व्यवस्थित तरीके से तो कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती, लेकिन डेफिनेटली आपको, चाहे वो शैक्षिक बातें हों, बहुत सारी चीज़ें जैसे कैट डॉग ABCD, ये सब तो घर पर ही आप पढ़ते हो ना। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक मूल्य, धर्म, राष्ट्र प्रेम, आपसी भाईचारा, किस तरह से दूसरों का सम्मान करना है, किसी तरह से दूसरे का अपमान नहीं करना है, इस तरह की भी बहुत सारी बातें जो है आप परिवार पर सीखते हो, परिवार के अंतर्गत आप सीखते हो। तो परिवार हमारे लिए एक इनफॉर्मल एजेंसी के रूप में काम करता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनफॉर्मल एजेंसी है किसी भी बच्चे के जीवन में शिक्षा ग्रहण करने का। ये स्कूल आपका जो स्टार्ट होता है बाद में, पहले स्कूलिंग जो है आपकी घर से ही स्टार्ट होती है। इसलिए फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में स्कूल के से भी इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली। दूसरा है डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना करिए। मतलब अगर आपको इस तरह से, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना करने का मतलब है कि आप बताइए कि शिक्षित होकर आप क्या क्या कर सकते हो असल में। तो शिक्षित होने से ये, शिक्षित होने से या शिक्षा की प्रक्रिया से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस तरह की टॉपिक्स, मतलब इस तरह का पॉइंट एक्चुअली आपको इसमें लिखना है। क्षेत्र का मतलब होता है कि शिक्षा अगर है या शिक्षा है तो शिक्षा किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जैसे हमारे स्वास्थ्य को, पर्यावरण को, हमारे जीवन के स्तर को, हमारे राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र की प्रगति को, समाज की प्रगति को, सामाजिक प्रगति को, व्यक्तिगत प्रगति को, मानसिक विकास को, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आप उसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो। आपको 200 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा पॉइंट्स में लिखिएगा। What do you propose to educate the child in a planned democracy society? सुनियोजित जनतांत्रिक समाज में आप बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देने का प्रयास करें। देखिए, जब हम बात करें जनतांत्रिक समाज की, तो हमें बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है कि शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल जनतांत्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो, यानी कि राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने वाला हो, हमारे देश की विविधता का सम्मान करने वाला हो, राष्ट्रीय मूल्यों का सम्मान करने वाला हो। एक ऐसे नागरिक के रूप में छात्रों को विकसित करने का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, जो कि उन्हें सुयोग्य बनाए, उन्हें अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से काम करने योग्य बनाए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है कि छात्र जो है आत्मनिर्भर बने, रोजगार के अवसर खुद उत्पन्न करे, या जो भी काम करे वो पूरी एफिशिएंसी के साथ करें, पूरी आत्मनिर्भरता और पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ में करें। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्कूल। देखिए, समाज और विद्यालय के बीच में आपको संबंध की व्याख्या करनी। अभी जस्ट थोड़े पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो परिवार होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन के रूप में काम करता है। तो समाज और विद्यालय का आप संबंध इस तरह से समझ सकते हो कि अगर शिक्षा की पहली सीढ़ी जो है घर है, तो दूसरी सीढ़ी यानी कि दूसरा जो पायदान है वो विद्यालय। घर में हम एक तरह से आरंभिक रूप से तैयार होते हैं, शिक्षित होते हैं, और उस शिक्षा को और व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से और फिल्टर्ड यानी कि संश्लेषित और पोषित तरीके से हम विद्यालय में जाकर ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए हम घर में परिवार वालों के बारे में जानते हैं, परिवार के सदस्यों के बारे में जानते हैं, सोसाइटी के अदर मेंबर्स के बारे में जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं, समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनका व्यवस्थित अध्ययन जो है विद्यालय में करते हैं। तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि दोनों ही एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा के प्रमुख साधन हैं,
और दोनों ही शिक्षा को प्रमोट करते हैं। आरंभिक स्तर पर परिवार तैयार करता है और उस नींव पे जो है विद्यालय जो है आपको आगे आने वाले जीवन के हिसाब से अगले 10-12 साल जो है इस तरह से आपको शिक्षित करता है कि आप आगे आने वाले जीवन में तैयार। तो समाज जो है आपका इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी समाज और परिवार, और विद्यालय हमारा फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। ये आप इस तरह से कर सकते हो और ये महत्वपूर्ण रिलेशन है। तो इनफॉर्मल एजेंसी की जो जानकारी, शिक्षा और आप जो भी सीखते हो वो आप फॉर्मल एजेंसी में जाकर और बेहतर करते हो और एक सक्सेसफुल, अच्छे और एक आप बोल सकते हैं कि जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक के रूप में आपका विकास होता है। प्रश्न संख्या 4 है, राइट या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए स्कूल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छा प्रश्न है। यहाँ बोला जा रहा है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया को आप किस तरह से जो है व्यवस्थित करते हो, इसकी कुछ गुण और विशेषताएं बताइए। साथ ही साथ हाउ स्कूल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक विद्यालय को आप किस तरह से एक ऐसे संस्था के रूप में विकसित कर सकते हो जहाँ की लर्निंग की प्रक्रिया को आप ऑर्गेनाइज करते हो। मतलब कि एक्चुअली यही करना है, लेकिन इसको पूछा जा रहा है कि आप कैसे करोगे, यानी कि आप कैसे अपने विद्यालय को इस तरह से तैयार करते हो या विद्यालय की प्रक्रियाओं को आप समझाइए जिससे कि आप इस बात को सुनिश्चित करते हो कि बच्चा वहाँ पर सीखेगा। लर्निंग को ऑर्गेनाइज करना, अधिगम को यानी कि सीखने की प्रक्रिया को आप किस तरह से व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करोगे, यानी कि बच्चों को शुरू में आप नंबर सिखाते हैं, अंक सिखाते, फिर नंबर सिखाते, फिर जोड़ करना सिखाते, फिर जटिल और कठिन प्रश्न उनको उसके आधार पर सॉल्व करना सिखाते हो। तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है। आप बच्चों को अलग अलग चीज़ों की शुरू में जानकारी देते हो, उन्हें याद कराते हो, फिर उनसे लिखना सिखाते हो, उन्हें पढ़ना सिखाते हो, फिर धीरे धीरे जो है फिर आगे की कठिन चीज़ें वो सीखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं या नहीं, तो उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो फिर शायद है मेरे पास।